मुझे दिल्ली में अंबेडकर भवन में, जो झांसी रानी रोड पर है, झांसी रोड पर, उसमें वक्ता के रूप में निमंत्रित किया गया। और मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ और भी दूसरे वक्ता आ रखे थे, तो उनकी वीडियोज को भी रिकॉर्ड किया, वो क्या कह रहे हैं और किस बारे में ये प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम के जो संचालक थे वो थे गोपाल ऋषिकर जी, है ना, गोपाल ऋषिकर भारती जी। तो उन्होंने ही मुझे आमंत्रित किया था। उनका जो ये संगठन है कि राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, ये संगठन ये लोग इसलिए बना रहे हैं कि जो दूसरे दल हैं बहुजन इत्यादियों के, वैसे ये तो सर्वजन की बात कर रहे हैं कि वो सब एकजुट हों, है ना। जितने भी सब जो एनजीओज हैं या राजनीतिक दल हैं छोटे छोटे, वो सब एकजुट होके और इन बड़े राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव में उतरे और विजय प्राप्त करें। और फिर इनका मानना है कि जो संविधान है भारत का वो एकदम सही है, और लेकिन जो अभी अब तक मौजूदा जो दल रहे हैं राजनीतिक, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उन्होंने संविधान के अनुसार शासन नहीं किया है। इन लोगों का ऐसा मानना है। तो उसी बारे में ये पूरी चर्चा थी। तो मैं अभी आप इस चर्चा को सुनिए उनकी, जो ऋषिकर जी हैं, गोपाल ऋषिकर जी, उनकी भी चर्चा सुनिए। और उनके बाद में एक व्यक्ति हैं डॉक्टर, उनकी भी डॉक्टर सिरसा जी हैं, उनकी भी आप चर्चा सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और फिर मैं इसकी समीक्षा करूंगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या बात है। ये कोई एक संगठन नहीं बल्कि संगठनों का एक लिंक करने का एक प्रोग्राम। जैसे अगर आप मतलब अपना अकाउंट खोलते हैं, आप गैस कनेक्शन लेते हैं, लेकिन आधार कार्ड से उसको अगर लिंक नहीं करेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हमारे 3 जो लिंकिंग पॉइंट, भारतीय संविधान हमारा एक आज की डेट में हमारा जो है ये हमारा आधार कार्ड है, समझ आइए। हमारा आधार कार्ड जो है अगर इसके साथ जो नहीं चलेगा वो कहीं पर भी उसका जो है समझ जाइए कहीं पर भी उसको इज्जत नहीं है, उसको आज़ादी नहीं है और वो मनुष्य नहीं है। इस दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सबका भगवान भारत का संविधान, हमारा राम भारत का संविधान। तो इस तरीके से आप सब लोगों को तय करना होगा, जो जिस रूप में भी मान सकता है। लेकिन ये है कि जो संविधान को नहीं मानेगा वो इस देश के अंदर जो है उसको आसाराम की जगह दिखाई जाएगी, उसको जो है राम रहीम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे दिखाई जाएगी। ये काम ऐसा नहीं कि हम कोई रिफरेंडेशन नहीं ले रहे हैं, हम क्या है इसका जनमत तैयार नहीं कर रहे हैं। जो संविधान को मान रहा है कि संविधान मान्यता प्राप्त है, वो हमारा धर्म ग्रंथ और राष्ट्रीय ग्रंथ हो चुका है। इसलिए आप लोगों को इसके लिए खड़े होना है, क्योंकि सत्ता में जिनकी जिम्मेदारी थी कि संविधान को चलाने का है, इसको बनाने का है, वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब आम जनता की जिम्मेदारी है कि अब जन आंदोलन करके इसको हम लोग इसको तैयार करें। हमारे डॉक्टर शेषराज जी अपनी बात को रखेंगे। जैसा कि विषय है भारतीय संविधान, भारत राष्ट्र एवं मानव अधिकारों के रक्षार्थ। देखिए, अगर हम सही मायने में बात करें तो तीनों शब्द एक ही हैं। तीनों शब्दों का मतलब भी यही निकलता है कि भारत संविधान है वही भारत राष्ट्र का निर्माण करता है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण ही संविधान के आधार पर है, राष्ट्र का निर्वहन ही संविधान के मूल्यों पर है, और संविधान में ही मानव अधिकार निहित है। हम देखते हैं कि एक अकेला आर्टिकल 21, अगर हम उसकी बात करें, जो कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, यानी कि एक इंसान को स्वच्छ वातावरण, पानी, हवा, नौकरी, उसकी सेफ्टी, सुरक्षा, उसको बराबर के न्याय, अधिकार, आगे बढ़ने के मौके, जनजीवन में अपना पूरा हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व, सब कुछ जो है आर्टिकल 21A अपने आप में राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। तो अपने आप में मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में तो भारत अपने संविधान में निहित ही हैं।
तो हम नटसेल में ये कह सकते हैं कि अगर हम भारत के संविधान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और संविधान के बाद में उसको बचाने का और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर इस देश में अगर हम सब एक रास्ता अपनाकर सब एक मत हो जाते हैं, जिसकी आज विशेष तौर पर हमें कमी नज़र आ रही है। हम लोग कहीं ना कहीं या तो अपने व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में या कहीं ना कहीं अज्ञानता में, दो ही मुख्य कारण हैं। क्योंकि लोगों ने दल बल बनाए हैं, हजारों तरह के संगठन बनाए हैं, जो भी लेके चल रहा है उसके पीछे दो ही आधार हैं। एक तो आधार ये है कि वो व्यक्ति अहम को लेकर चल रहा है कि मैं हूँ, इसमें मेरा संगठन है, मैं हूँ, मैं प्रधान हूँ, या मेरा कोई ना कोई स्वार्थ है, या ये कि वो आदमी उतना ही जानता है, उतनी ही उसके पास ज्ञान है, तो इसलिए उस चीज़ को लेकर जितना भी लेके चल रहा है उसको बहुत महान समझ के। और हम लोग ऐसे बिखरे हुए हैं, हजारों संगठन, लाखों नेता, और पार्टियां भी इतनी सारी बन चुकी हैं, पार्टियों की भी कमी नहीं है, लीडर भी नए नए देश में उभर कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज का आंदोलन कोई कमजोर हुआ है, बहुजन समाज का आंदोलन तो मजबूत हुआ है। बहुजन समाज की जय भीम का नाम और जय भीम की क्रांति तो मजबूत हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस देश के अंदर बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व और बहुजन समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक धूमिल हो चुकी है और हमारा अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। हम सब जानते हैं क्यों, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, मैं भी जानता हूं, सभी जानते हैं। हम एक होना ही नहीं चाहते हैं। हमारे पास कोई किसी को मिलने मिलाने की रणनीति नहीं है। अगर रणनीति है, 10 दिन काम करते हैं, 10 संगठन साथ चलते हैं, 8वें दिन, 7वें दिन, 2वें दिन उनके अलग अलग, फिर दोबारा से उनके अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने वास्तव में ईमानदारी से देश के लिए समर्पण की भावना नहीं है। हम बात तो करते हैं कि राष्ट्र हित की बात करेंगे, हम बात करते हैं देश बचाएंगे, बात करते हैं संविधान लागू कराएंगे, लेकिन कोई संविधान लागू कराने के लिए नहीं घूम रहा है यहाँ पर, ना कोई यहाँ देश बचाने की बात। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर ईमानदारी से भाव हो, मैं किसी को एक सिरे से नेगेटिव नहीं कहना चाहता, नहीं तो नकारात्मक विचार आता है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो कि यार कुछ होना चाहिए, और कुछ करने के लिए लोग घर बार छोड़ के भी निकले हुए हैं, लेकिन हल तो नहीं हो रहा ना, रास्ता तो नहीं मिल रहा। अगर रास्ता नहीं मिल रहा, हल नहीं हो रहा, तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर काहे को अपना समय, एनर्जी और दुनिया भर की जितनी मुसीबतों से अपने आप को हम गुजार रहे हैं? तो उससे कम से कम घर परिवार जहां पर हैं, जैसे भी अपने सुविधाओं में रहकर आसपास में ही कोई बड़ा मकाम धीरे धीरे खड़ा कर दे, तो क्या पता कब चीजें जुड़ते जुड़ते एक आंदोलन का रूप बन जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देश में आज जो इस टाइम पे कट थ्रोट कंपटीशन है भैया, एकदम से ऐसी खतरनाक समस्या आपके सामने है, इतनी गहरी विकट समस्या आपके सामने है कि दुनिया में आपके अस्तित्व का अगर थोड़े दिन बाद में कुछ अगर उक चुक हो गया, अगर विपरीत परिस्थितियां आ गई, तो आप लोग कुछ करने लायक नहीं बचोगे। कोई कुछ नहीं करने लायक बचेगा। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने एनालिसिस को बता रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया इसलिए दे रहे हैं कि हमने भी 20-25 साल से समाज में काम किया है। हर प्रबुद्ध व्यक्ति जो काम करता है मुझे जानता है अच्छी तरह से, ऋषिकर जी जानते हैं, इतने साल से काम करें। दुख होता है, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कभी हम आगे बढ़े तो दूसरों ने पैर खींच लिए, जब कोई और आगे बढ़ा तो और किसी ने पैर खींच लिए। यहां तो टांग खींचने वाली प्रथा चल रही है, ऐसे नहीं चलने वाला भैया। जिसके पास अच्छा विजन है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास कुछ करने का समर्पण है, साध्य है, सामर्थ्य है, उस व्यक्ति के साथ में हम क्यों नहीं जुड़ जाते? क्यों नहीं हम एक विचारधारा के साथ खड़े होकर कोई बड़ा काम करने के लिए समर्पित हो जाते हैं? नहीं होना चाहते, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरे की लड़ाई है। मुझे करना है, मुझे चाहिए, मैं हूं। ठीक है, आप है तो करिए, कौन रोकता है? लेकिन आपको किसी को भी, उस व्यक्ति को ज्ञान तो होना चाहिए ना, उस लेवल का उसके पास उसका अनुभव तो होना चाहिए, उस लेवल के उसको देश और दुनिया को समझने की उसके पास अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। वो तो लैकिंग है। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बड़े काम को कहीं छोटा मोटा अगर किसी कारण से वो हो जाते हैं पॉपुलर, समाज में उनकी ज्यादा एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो वो थोड़े से दिन बाद ही जो ना कहीं दूसरा रास्ता भटक जाते हैं या कहीं बिक जाते हैं, समाज को धोखा दे देते हैं। तो भैया बाबा साहब का मिशन तो आज का बिल्कुल टर्मोइल में है, एकदम से खतरनाक दौर से गुजर रहा है। और इस देश के अंदर हमने जो इतना बड़ा एक उम्मीद की थी, 70 साल बाद हम लोग देश के हुक्मरान होंगे, जाओ तुम दीवारों पे लिख दो, और जाओ तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए हैं, जाओ तुम्हारे लिए मंदिर से, तुम्हारे लिए पार्लियामेंट के रास्ते खोल दिए हैं। वो तो पार्लियामेंट में जाने बाबा साहब ने तो सारे काम कर दिए, संविधान में कोई कमी नहीं है।
किसी भी एंगल से भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर आप लोगों को देश का हुक्मरान बनने से कोई चीज रोकती है। कोई चीज नहीं रोकती है। आपके लिए सारे अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, आगे बढ़ने के विशेष मौके दिए गए हैं, हर तरीके से आपकी सुरक्षा दी गई है, हर तरीके से आपके सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए प्रोटेक्शन दी गई है। कहाँ कमी है? कमी है तो मेरी विचारधारा में है, कमी है तो मेरी मानसिकता में है, कमी है तो मेरे अंदर जो छोटी भावना है और उसको लेकर मैं महान समझता हूँ, उसमें है। तो साथियों, इस चीज़ों का आकलन करना पड़ेगा। मैं तो यही जानता हूँ, यही मान रहा हूँ, जो व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है, जिसके पास कुछ वास्तव में विजन है, जो आदमी समाज में करने लायक है, जो डिलीवर कर रहा है, जिसका रिजल्ट आ रहा है, हमें ज़्यादा किंतु परंतु किए बगैर उसके साथ लग जाना चाहिए। ज़्यादा हम लोगों को उसके अंदर चीर फाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर अब भी आप लोग इस देश के अंदर इतने दलों में बंटकर भी अगर समाज में एकता का अगर आप यहाँ पर उदाहरण नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हालांकि वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं और इसमें हमारी कोई ज़्यादा गलती नहीं है। हमारे से ऊपर तो वो लोग हैं जो लोग समाज के नाम पर वोट लेकर लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके साथ धोखा हो जाता है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ होता है, जिनके इशारों पर लाखों लोग की भीड़ उमड़ती है। हमारे जैसे लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं इस क्रांति को जगा ही रहे, कहीं ना कहीं जाके बाबा साहब और बुद्ध काम संविधान काम कर ही रहे। हम तो सक्सेस मानते अपने आप को। हमारे अंदर कहीं पर भी किसी एंगल से हमें फेलियर नहीं आता नजर, ना हम डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि हमने जिस उम्मीद से जिस भावना से समाज में काम करने की कोशिश की, उस भावना से हमारा ग्राफ बढ़ा है, हमारा व्यक्तित्व बढ़ा है, हमारा काम और हमारे विचार बढ़े हैं। तो समाज में लीडर्स फेल हुए हैं। जिन लोगों ने समाज की लीडरशिप का ठेका उठाया वो फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए? क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को स्वार्थ में बांध लिया, उन लोगों ने अपने परिवारवाद में बांध लिया, उन लोगों ने किसी को मौका नहीं दिया, उन लोगों ने कहीं पर भी जाकर इस देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर बलिदान नहीं किया। कहाँ है सब बहुजन समाज के लीडर जो गोली खाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है? कोई किसी के पास इतना दम नहीं है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं कितनी बातें कर सकता हूँ। मैं तो संविधान का एक्सपर्ट हूँ, मैं तो MBBS डॉक्टर के साथ में लॉ ग्रेजुएट हूँ, LLM करके भी मैं छोड़ दी बीच में। तो मैं तो संविधान ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है। देश देश में घूम घूम के संविधान पढ़ाता हूँ 25 साल से, डॉक्टर होने के साथ साथ। लेकिन सवाल ये है कि भी मेरी भी लिमिटेशन से मैं भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी करना और परिवार चलाना, उसके साथ समाज का एक्टिविज्म करना इतना आसान नहीं है। हमने 2016 में ऋषिकर जी रामलीला मैदान में उस टाइम पे ये आगाज उठाया था, संविधान बचाओ आंदोलन। हम उसके राष्ट्रीय संयोजक थे, लाखों लोग आए थे पूरे देश से। रामलीला मैदान में हमने ये ऐलान किया था कि संविधान बचाओ, संविधान लागू करो देश के अंदर। ऋषिकर जी, भारती जी भी उस टाइम इस मूवमेंट में साथ थे हम लोग। तो हमने आसमान छुआ, समाज में हर तरीके से काम हुआ, समाज में कहीं ना कहीं से हर तरीके से कोई ना कोई किरण और क्रांति की आग जलती रही। लेकिन एक मोड़ पे जाकर एक ऐसा मुकाम आ गया, आज ऐसे हालात आ गए कि बस चारों तरीके से निराशा और हताशा नजर आ रही है, क्योंकि समाज में कोई कुछ करने लायक दिखता नहीं है। तो साथियों, कोई बात नहीं, मैं फिर भी यही कहूँगा, हमें निराश नहीं होना है, हमें नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी है। हम लोगों को बुद्धिस्ट आदमी है, आशावादी आदमी है, दुनिया परिवर्तनशील है, दुनिया में परिवर्तन होना तय है। आज समय उनके पक्ष में, आपका समय आएगा। बहुजन समाज और बाबा साहब और भारत के संविधान का ये जो इतना बड़ा जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज जो हो रहा है वो हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका समय आएगा, ईमानदारी से, निष्ठा से बाबा साहब को, भगवान बुद्ध के, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। उसमें ईमानदारी चाहिए, उसके अंदर समर्पण चाहिए, उसमें धोखा नहीं चाहिए, घालमेल नहीं चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, किसी को ऐसे नहीं कि मैं फोटो खिंचवा के डाल दूंगा मेरी वाहवाही हो जाएगी, ऐसे नहीं करना। उसमें आपका एक अंदर से एक भाव पैदा होना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने समाज का ऋण लिया है, मैं बाबा साहब का ऋणी हूँ, मैं ऋणी हूँ, मुझे इस कारवां को चलाना है, चाहे 1% एक इंच ही आगे बढ़ाना है। उसमें कहीं पर भी किसी तरीके का किसी प्रलोभन नहीं होना चाहिए, ना किसी का कोई प्रेशर होना चाहिए। ये कारवां ऐसे नहीं चलता, कारवां तो ईमानदारी से चलता है, और जहां मन होता है वहीं चीजें आगे बढ़ती हैं। तो साथियों, लगे रहिए, कोई बात नहीं।
आज विपरीत परिस्थितियां हैं, टकराव है, बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं दावे से बात करके बात को एंड करना चाहता हूं कि आपका समय आएगा, इस दुनिया के अंदर आपका झंडा लहराएगा, इस देश के अंदर बाबा संविधान और आपके महापुरुषों पर आने वाले जनरेशन शासक बनेंगे, ये मेरा दावा है। आप हताश ना हो, निराश ना हो, सब एक होके कहीं ना कहीं मिलके जब समय आएगा किसी उद्देश्य के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे। और दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके इस संविधान के इस जन सैलाब को रोक सके। आपकी क्रांति देश के अंदर जनमानस तक पहुंच चुकी है, गांव तहसील देहात तक आपकी क्रांति का आगाज हो चुका है। ठीक है, समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, लेकिन उससे हताश नहीं होना है। जहां तहां जैसे तैसे करके अपना काम करते रहिए, अपने काम को अंजाम देते रहिए। और देखिए, इस देश के अंदर आज से 5 साल 10 साल बाद तुम्हारी सरकारें बनेंगी, तुम लोग से देश के पीएम, सीएम, डीएम और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के नेवी आर्मी के चीफ होंगे। ये हमारा ऐसा एहसास है, क्योंकि इस देश की इतनी आबादी है भाई, इतनी आबादी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसका वजूद स्थापित होगा ना। ये तो प्रकृति का नियम है ना। हाँ, वो तो आएगा ही नहीं, एक होना पड़ेगा। वो तो होंगे एक लोग, या तो किसी उद्देश्य से मुद्दे पे होंगे, या कोई घटना घटेगी तो होंगे, या कोई ऐसी मजबूरी आएगी तो तब को आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वैसे नहीं आ सकते तो वैसे या तो डिजाइन से आएंगे या फिर किसी कारण से आएंगे, मजबूरी में आएंगे। तो आएगा आपका समय, क्योंकि संविधान आपका है, ये देश आपका है, इस देश के मालिक आप हो, देश के हुक्मरान रहे हो, इस देश की सभ्यताएं आपकी महान रही है, इस देश का इतिहास गौरवशाली आपके समय पे रहा है, जनसंख्या आपकी है, संविधान आपके पक्ष में है, इतिहास और संस्कृति आपकी महान है, इस देश के हुक्मरान आप रहे हो। जब सब कुछ आपके पक्ष में है तो मैं दावे से कहता हूं आपका इतिहास बनेगा और आप देश में स्थापित करेंगे। जय भीम। तो आपने ये चर्चा सुनी, और इस चर्चा पे मेरी समीक्षा, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। इसमें सिरसा जी का, जो डॉक्टर सिरसा हैं, वो अपने आप को संविधान का जानकार बताते हैं, डॉक्टर भी हैं, और काफ़ी लंबे समय से आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, रामलीला में भी कई आंदोलनों का वो उसमें भाग ले चुके हैं, प्रमुख रूप से ऋषिकर जी के साथ भी ले चुके हैं। ऋषिकर जी ने शादी नहीं की, उन्होंने कभी, जब वो युवा थे तो ये प्रण लिया था, ये कसम खाई थी भीष्म पितामह की तरह, कि वो जब तक जो बसपा प्रमुख थे काशीराम जी, उनको प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक वो शादी नहीं करेंगे। अब चूंकि वो प्रधानमंत्री बन नहीं सके और अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, और अब ये ऋषिकर जी बूढ़े भी हो गए, तो अब वो शादी उन्होंने नहीं की और उनका पूरा जीवन इसी सब सामाजिक कार्यों में, जिसको कि वो समझते हैं, उसी में उन्होंने निकाल दिया। तो डॉक्टर सिरसा जी कह रहे हैं कि भाई संविधान में तो कोई कमी है नहीं, और वो अपने आप को संविधान का जानकार भी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कमी जो है वो लोगों में है। लोगों से मतलब, बाद में उन्होंने बोला कि अधिकांश लोगों में कमी है ना। और कमी क्या बता रहे हैं? कमी ये बता रहे हैं कि हम सब एकजुट नहीं होते, बिखरे रहते हैं, बिखरे हुए हैं। बिखरने की वजह भी वो बता ही रहे हैं कि भाई चूंकि हमारे छोटे छोटे संगठन हैं और बाकी भी दलों में हमारे लोग बटे हैं, तो एकजुट नहीं होते, तो उसका कोई प्रभाव नहीं आता है ना। सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग बजाते रहते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं आ पाता। और जो बड़े दल हैं उनकी चलती रहती हैं सरकारें, और वो जो जैसा चलाना चाहते हैं इनके हिसाब से, जो कि वो सही ढंग से नहीं चला रहे हैं, ऐसा इनका कहना है, तो ये मामला चलता रहता है। फिर ये एक और अपनी कमियां बताते हैं, अपनी से मतलब जो बहुजन लोगों के संगठन हैं, कि उनके पास कोई ऐसी नीति नहीं है कि जिसकी वजह से लोग इनकी ओर अट्रैक्ट हों और इन्हें वोट देके इन्हें संसद में भेजें। इनके पास कोई ऐसी नीति नहीं। अब सवाल ये आता है कि अगर संविधान बिल्कुल ठीक है तो इन्हें अलग से नीति बनाने की क्या जरूरत है?
है ना। और अगर अलग से नीति बनाने की जरूरत है तो फिर संविधान तो कंप्लीट कैसे होगा? तो ये तो कमी संविधान में होगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो संविधान के द्वारा ही तय होता है कि संसद में या विधानसभा में या राज्यसभा में कौन जाएगा, ये कौन तय करता है? अल्टीमेटली संविधान की प्रोसेसिंग से तय होता है कि संविधान में क्या प्रोसेसिंग लिखी है, क्योंकि उसी को फॉलो करके वो वहां पहुंचता है। और अगर उसमें कोई लूप होल्स हैं, कोई कमियां हैं संविधान में, तो उन्हीं का कोई लोग फायदा उठाते हैं। अगर किसी चीज में कोई लूप होल नहीं होंगे तो उनका कोई कैसे फायदा उठाएगा? लेकिन एक तरफ इनका कहना है कि संविधान तो एकदम ठीक है। जब संविधान ठीक है और ये सोचते हैं कि इनके अपने पास कोई नीतियां होनी चाहिए, कैसी नीति कि वहां कैसे पहुंचे, संसद में कैसे पहुंचे, वो इनके पास या इनके लोगों के पास नहीं है, ऐसा इनका कहना। अब वो कौन सी नीति हो सकती है? और ये ऐसा भी इनको डर है या दूसरे लोगों को डरा रहे हैं कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया, वहां कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि अगर 2024 में मौजूदा सरकार को नहीं रोका संसद में जाने से तो उसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मतलब इन लोगों का मानना है कि जो बीजेपी की सरकार है वो कुछ ऐसा अमेंडमेंट कर देगी संविधान में कि उसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे, या कुछ ऐसा कर देगी कि उसके बाद बीजेपी ही लगातार जीतती रहेगी। मतलब इनके लिए और कठिन हो जाएगा, जितना कठिन अब तक था उससे भी और ज्यादा कठिन हो जाएगा। कारण उसके कुछ बहुत बता नहीं रहे, बस यही कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, इस प्रकार के संगठन, इस प्रकार के लोग हैं कि वो सही लोग नहीं है इस संविधान को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए, ऐसा ही लोग सोचते हैं। फिर ये बोले कि हमारे अपने लोग एक दूसरे की टांगे सब खींचने में लगे रहते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के संगठन है तो वो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, नीति किसी के पास है नहीं। फिर ये भी कहते हैं कि कोई आगे जा रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अब साथ कैसे दे दे, नीति आपके पास है नहीं, टांग खींचने में लगे हैं, फिर कैसे? तो इसका कोई एग्जाम्पल या इसका कोई सॉल्यूशन इनके पास नहीं है कि क्या करने से क्या ठीक हो जाएगा, पर प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की मीटिंग्स होती रहती है। फिर लोगों को कह रहे हैं कि सेवा भाव होना चाहिए हमारे लोगों में, मतलब जो बहुजन समाज के लोग हैं उनमें सेवा भाव की कमी है, सेवा भाव नहीं है, इसलिए वो जो बहुजन के संगठन है उनको आगे बढ़ाने के काम में योगदान ढंग से नहीं देते, है ना। फिर कह रहे हैं कि कोई ना कोई मुद्दा तो ऐसा होगा जिस पर हम सब लोग एक हो जाएं। तो ये डॉक्टर सिरसा जी का संक्षेप में कहना था, जो आपने सुन ही लिया होगा। अब इस पर समीक्षा ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि संविधान ठीक है। अगर संविधान ठीक है तो पिछले 70-75 साल से उस संविधान ने ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे काम तो संविधान की धाराओं से ही होते हैं, है ना। ये हो सकता है कि उसके कुछ नियम अभी तक धरती पे नहीं उतरे हों, क्योंकि संविधान के कोई भी नियम को उतारने के लिए नीचे धरातल पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, उनको देने के लिए तनख्वाह चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मतलब कुल मिला के बजट का प्रॉब्लम होता है। जब भारत गणतंत्र का की स्थापना हुई तब कितना, कुल मेरे ख्याल है शायद 1500-1600 या ऐसा कुछ हजार करोड़ कुछ इतना बजट था, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअल में आंकड़ा, ऐसे ही कुछ 16-17 या 16-17 हजार करोड़ कुछ इसी तरह का था, उतना बजट था, जो अब आज बढ़कर इस साल, सेंटर का बता रहा हूं, इस साल 47.5 लाख करोड़ हो गया है। तो धीरे धीरे बजट बढ़ता जा रहा है, कुछ महंगाई भी बढ़ रही है, तो भी पहले से माने अब जितना बजट होगा उतना ही सरकार कर पाएगी, वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो,
मैं हूं, आप हो, किसी की भी सरकार हो, आखिर काम तो बजट से ही होगा। कोई सरकार भ्रष्टाचार नहीं करेगी, कम करेगी, इसी का ही थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। 2-4 लाख करोड़ का सेंटर के रूप में 2-4 लाख करोड़ के काम कोई ज्यादा कर देगा, कोई कम कर देगा, और तो कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, है ना भाई। अगर 10% भ्रष्टाचार में खा जाते होंगे तो 47 लाख करोड़ का 10% कितना बैठेगा? वही 4-5 लाख करोड़, इससे ज्यादा तो बैठेगा नहीं। 4.7 करोड़, 4.7 लाख करोड़। तो जो भी काम होंगे वो होंगे बजट से। अब बजट से संबंधित इनके पास कोई पॉलिसी है नहीं, ताकि ये लोगों को बता सकें कि भाई हम बजट की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर देंगे। क्योंकि इस पूरे भारत में देखें तो आदमी को किस बात की प्रॉब्लम है, मोटा मोटा बोलें तो, जैसे जो बहुजन समाज के लोग हैं या कोई भी गरीब लोग हैं, उनकी क्या सबसे बड़ी दिक्कत है? उनकी दिक्कत यह है कि उनके पास पैसे नहीं है, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। अगर उन्हें जितना बाजार में से खरीदना है उतने पैसे हों सबके पास, जैसे सबके पास बढ़िया सा पर्याप्त सारी सुख सुविधाओं से सहित घर हो, मंथली इतनी इनकम हो कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं, खाने के, कपड़े के, आने के, जाने के, पिकनिक के इत्यादि, वो उतनी उनकी अर्निंग हो, इनकम हो, तो क्या दिक्कत है? जैसे जो अमीर लोग हैं उनकी क्या दिक्कत है फाइनेंस के रूप में? कुछ नहीं, बढ़िया से बढ़िया घर में रह लेते हैं, जहां आना होता है वहां आ जाते हैं, जहां जाना होता है चले जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, घर सारी सुख सुविधाओं से लैस होता है। मतलब अच्छे से जी रहे होते हैं, माने आर्थिक वाली कोई प्रॉब्लम उनकी नहीं होती है। और इसी के लिए अब बहुजन समाज जब बोल रहा है कि हम संसद में पहुंचे, तो हम संसद में पहुंचे, तो क्या करेंगे वो संसद में पहुंच के? यही करेंगे कि अपने लोगों को जॉब देंगे। लेकिन जॉब तो देने के लिए तो बजट चाहिए फिर अगेन, और बजट नहीं होगा उनके पास में तो वो क्या करेंगे? पता नहीं, ऐसी कोई नियम, ऐसा कुछ वो बता नहीं रहे। इस पूरे प्रोग्राम में किसी ने नहीं बताया कि भाई बजट कहां से लाएंगे या कैसे उसका अरेंजमेंट करेंगे। और अभी जो बजट होता है इसमें बहुत सारा तो लोन होता है। ये जो 47.5 लाख करोड़ का बजट है इस साल का, इसमें कुछ भी नहीं है तो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लोन इत्यादि इधर उधर से सब किया होता है। आप देख ही सकते हैं पिछले 10 साल में बीजेपी ने बहुत बड़ा अमाउंट लोन में लिया है। इतना बड़ा लिया है कि पीछे की सरकारों ने कुल मिला के नहीं लिया जितना इन्होंने इस 10 साल में ले लिया। मतलब 65 साल में टोटल लोन उतना नहीं लिया भारत ने जितना बीजेपी ने 10 साल की अवधि में ले चुके हैं। और सीधी सी बात है, इन्होंने कुछ ऐसा किया है इंटरनेशनल और दूसरे लेवल पे कि ये वो लोन लेने में सफल हुए हैं। बाकी सरकारें शायद लेती नहीं होंगी इस डर से कि भाई चुकाना भी पड़ेगा, और ये सरकार इस तरह का डर नहीं देख रही है। हालांकि उस लोन का ब्याज वगैरह भी चुकाना होता है, वो कैसे चुकाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, वो तो बाद में देखने में आएगा। तो ये इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं यहाँ पे। अब संविधान में ही सारी नीतियां लिखी हैं, सब नियम लिखे हैं कि भाई संसद क्या होगी, संसद में लोग कैसे पहुंचेंगे, फिर वहां पे प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री का या विधानसभा में मुख्यमंत्री का, इनका सब चुनाव कैसे होगा, ये सब तो लिखे हुए हैं। नियम, उपनियम है, आर्टिकल या एक्ट, सब चीजें तो लिखी हैं जो कि सब संविधान के ही अंतर्गत है। उसी से ही इन सब चीजों का चुनाव होता है। संविधान के किस नियम को बदलने के लिए कितने बहुमत की जरूरत है, कहाँ कहाँ जरूरत है, सब लिखा हुआ है। उसी आधार से ही ये सारे चेंजेस होते हैं। संविधान के अलग तो कोई चेंज कर नहीं सकता, संविधान के अलग ढंग से संविधान में लिखित नियमों के आधार पे, अथवा उसमें कोई लूप होल्स हैं उनका लाभ उठा के कोई कुछ कर सकता है। कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, है ना।
और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं। ये भी जब वहां पे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर जाके अगर इनके दलों को जीत मिलती है, तो ये भी उसी तरह से करेंगे। इनके सामने भी कोई दूसरा चारा है नहीं। तो फिर संविधान में गलती नहीं है, इस बात को क्यों ये इतने जोर से बोलते हैं? ये भी कहते हैं कि संविधान ने अब तक पिछले 75 सालों में बहुजन समाज के लिए कुछ खास रिमार्केबल कुछ किया नहीं है, जिसे बोला जा सके कि हाँ, वी आर सेटिस्फाई फ्रॉम द संविधान। लेकिन ये उसका ठीकरा फोड़ते हैं दलों के सिर पे। ये कहते हैं नहीं, संविधान ठीक है, दल नहीं ठीक से चला रहे। कारण क्या है इनको मालूम नहीं है। वैसे अपने आप को संविधान का विशेषज्ञ बोलते हैं। भाई हर बात तो संविधान से ही होती है। आरबीआई कैसे काम करेगी, चुनाव आयोग कैसे काम करेगा, दल वहां पहुंच के कैसे काम करेंगे, है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब तो संविधान के अनुसार ही है। तो अगर उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर यहां कैसे गलती हो रही है, कैसे हो सकती है ना? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये इस संविधान को ऐसे ही लेकर सोच रहे हैं जैसे सनातन धर्मी वेदों को लेकर सोचते हैं कि वेदों में कोई गलती नहीं है, और जो वेदों को नहीं मानते उन्हें वेदों में बहुत सारी गलतियां दिखती हैं। जैसे कुरान में जो है मुस्लिम हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि कुरान में कोई गलती नहीं है, और जो दूसरे लोग हैं उनको लगता है कि कुरान में तो ऐसा क्या है जिसका हम कोई लाभ उठा सकते हैं, सब गलतियां ही गलतियां भरी हैं। वही लगभग बाइबल की बात है। ऐसे ये लोग सोच रहे हैं कि संविधान जो अभी भारत का है, जो, और चूंकि वो अंबेडकर जी उसमें थे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अंबेडकर जी उस चीज के भगवान हैं, और जैसा भी हो संविधान हमें बना के रखना है, चाहे उसमें कितनी गलतियां हों, कितना कुछ हो, दूर नहीं करना। मतलब आप देखेंगे कि इंसान कुछ इसी तरह की परिपाटी में चलता है कि वो किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, और फिर नहीं देखता कि उससे हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, क्या है। वो मान्यता में ज्यादा चलता है ना, मान लेता है और एनालिसिस करने में नहीं जाता कि भाई हो सकता है ना, हो सकता है ना कि अंबेडकर जी और उस समय जो भी 300 लोग थे जिन्होंने संविधान लिखा, उनसे गलतियां हो सकती होंगी ना। वैसे भी उसके बाद 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट हो गए, गलतियां नहीं थी तो अमेंडमेंट होने की क्या जरूरत थी। तो ये सब चीजें हर तरह से सिद्ध है कि पीछे की जो चीजें हैं वो कंप्लीट नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, उसमें चेंज करने के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। इस तरह से भावनात्मक जुड़ाव अपना नहीं करना चाहिए, वो चाहे वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, संविधान हो, कुछ भी हो, जितने भी दस्तावेज हैं कुल मिला के, जिसके आधार से कोई समाज चलता है। जैसे संविधान से देश चलता है, देश के लोग चलते हैं। सामाजिक जो ये शास्त्र हैं, वेद हैं, कुरान है, इनसे सामाजिक नीति नियम लोग कहीं ना कहीं मान के चलते रहते हैं। तो अगर इनके लिए वो खुले नहीं होंगे कि समय समय पर इनका एनालिसिस होता रहे, समय समय पर इनकी समीक्षा होती रहे, और जो चीज़ खराब निकले उसे दूर करते चलें, और कुछ नए अमेंडमेंट्स जो उस समय के बुद्धिमान लोग कुछ देते चलें, उसको ऐड ऑन करते चलें, तो ये समसामयिक बने रहे, मतलब ठीक बने रहे। जैसे अगर आज का जो संविधान है इसमें 100 अमेंडमेंट नहीं होते तो ये तो अब तक बाहर हो गया होता, पूरा देश गरीबी में रहता। अगर आर्थिक उदारीकरण जो हुआ वो नहीं होता, तो आर्थिक उदारीकरण के समय पे जो गरीबी थी देश में वो बनी रहती। तो कम से कम संविधान इस बात के लिए खुला हुआ कि भाई इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। तो वो अभी तक चला आ रहा है, और जब तक इसमें परिवर्तन होने की संभावना बनी रहेगी, ये जीवित बना रहेगा, ये बना रहेगा अपने समय के लोगों के लिए। का मतलब है कि उस समय के लोगों की भागीदारी है उसमें कि उसे वो अपने हिसाब का बना के रखें।
क्योंकि लोगों में भी, लोगों के विकास, लोगों के बौद्धिक विकास भी एक प्रक्रिया में होता है। आज से 200 साल पहले के लोग उतने बुद्धिमान नहीं होंगे जितने आज हैं, और आज से 200 साल बाद के लोग हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसमें पीछे के सब लोगों का प्रयास रहता है। वो स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा अगली पीढ़ी को जल्दी ही ज्ञानी बना देते हैं, और उनके पास समय होता है और आगे के ज्ञान को प्राप्त करने का, तो वो ज़्यादा ज्ञानी होंगे। तो अगर हम उन्हें अपने शास्त्रों में, वो चाहे संविधान हो चाहे शास्त्र हो, अगर उन्हें हम ये अधिकार नहीं देते कि हमने जो ग्रंथ बनाए हैं उनमें आप अमेंडमेंट कर सको अपने हिसाब से, तो फिर हम अपनी अगली पीढ़ी को बाउंड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जैसे कुरान ने रोक दिया, जैसे वेदों ने रोक दिया। भाई वेद भी तो किन्हीं लोगों ने लिखे, आज से जितने भी पहले लिखे, हजारों साल पहले या जो भी है। कुरान 1400 साल पहले लिखा गया, तो क्या कुरान 1400 साल पहले लिखने वाले लोग और आज, क्या उनमें कोई बौद्धिक विकास नहीं हुआ? बाइबल 2000 साल पहले की है, क्या उस समय के लोगों में और आज जो ईसाई लोग हैं, क्या उनमें कोई बौद्धिक विकास नहीं हुआ तब से अब तक? तो उनको क्यों नहीं उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार होना चाहिए, है ना? अब आप नहीं करते हैं तो वो फिर ऑफ बीट हो जाते हैं, या तो वो ग्रंथ नुकसान करने लगते हैं और धीरे धीरे लोग उनसे विमुख हो जाते हैं। जैसे हो ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अब कोई बहुत रुचि नहीं है लोगों को बाइबल में, अब कोई बहुत रुचि नहीं है लोगों को कुरान में, अब कोई बहुत रुचि नहीं है लोगों को वेदों में। कौन पढ़ता है? मुझे बताओ। जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, कोई भाषा पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, ऐसे हम कहाँ पढ़ रहे हैं? वेदों को कहाँ पढ़ रहे हैं? हमें लगता ही नहीं कि आप सर्वे करो, कितने लोग पढ़ते हैं वेदों को? तो लोगों को महसूस ही नहीं होता कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो हमारी किसी काम की है। ज्यादा से ज्यादा कुछ तीज त्योहार मना लेते हैं जो हो रखे हैं, भाई चलो रामलीला मना लो, है वो क्या बोलते हैं, दीपावली मना लो, होली मना लो, नया साल मना लो, ऐसे ठीक है। ऐसे कुर्ता धोती पहन लो, चुटिया रख लो, तिलक लगा लो, मंदिर चले जाओ, ऐसे ही। तो बस वो वेद कहाँ हमारे जीवन में है? नहीं है ना। ऐसे ही आज के संविधान को कहाँ लोग पढ़ते हैं? अधिकांश लोग, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ हो नहीं रहा है, हमारे जीवन में तो कोई लाभ मिल नहीं रहा है। तो जब कोई संविधान की दुहाई देके लोगों को एकजुट करने की बात करता है, लोग एकजुट होते नहीं। वो कहते हैं कि इसके लिए क्या एकजुट हो, इसमें है क्या जिससे हमें मिलेगा? 70-75 साल से देखे जा रहे हैं, इस संविधान के थ्रू हमें कुछ मिला नहीं, तो ये क्यों इसके लिए एकजुट कर रहे हैं, है ना? और फिर ये ठीकरा लोगों पर ही फोड़ देते हैं। जैसे अभी ये डॉक्टर सिरसा जी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों में ही कमी है। अरे भाई, अगर लोगों में कमी है तो आपने संविधान जैसे लोग हैं उनके लिए लिखा होता ना। फिर किनके लिए लिखा है ये संविधान? जैसे लोग नहीं है उनके लिए। भाई संविधान तो लोगों के लिए लिखा ना। या अपने दिमाग में कोई टाइप के आदमी की कल्पना की कि ऐसा ईमानदार, नैतिक, ऐसा आदमी, और उसके लिए ये संविधान उसको लाभ पहुंचाएगा, ऐसा लिखा है क्या? जिस प्रकार के लोग हैं, नागरिक हैं देश के, उनके ना हिसाब से आप करोगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जब जिन लोगों ने संविधान लिखा, क्या वो लोग चेतना को समझते थे? चेतन को, लोगों को समझते थे कि लोग किस तरह के हैं, कितने तरह के हैं, कितने प्रकार के हैं? क्या ये समझ थी उनको? भविष्य में कैसे कैसे लोग विकास करेंगे, किस स्पीड से, किस उससे स्पीड से विकास होगा, तो उनको भी हम कोई अधिकार देते हुए चलें? क्या उन्हें पता था? ये नहीं था।
तो जिन लोगों को यही नहीं पता कि जिन लोगों के लिए वो संविधान बना रहे हैं, वो लोग हैं किस प्रकार के, वो लोग कितने विकसित हैं, क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, क्या चाहिए उनको। जब ये कुछ नहीं पता तो खाली बस एक देश की सीमा में लोगों को बांध के और एक जो भी उनको समझ में आया उन्होंने एक संविधान जो है लिख के रख दिया। हालांकि चलो इतनी छूट उन्होंने कर दी कि भाई तुम इसमें हेर फेर कर सकते हो। कहीं उन्होंने भी ये संविधान वेदों के जैसा और कुरान के जैसा ऐसा नहीं कर दिया कि भाई इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये ईश्वर की वाणी है, नरक बन गया होता। तो ये सब चीज हम लोगों को इस पर खुले होके सोचना चाहिए। वो चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कोई भी देश का संविधान हो, कुछ इसमें से कुछ भी लोगों के ऊपर नहीं होता। ये सब चीजें लोगों के लिए है, लोग ही केंद्र बिंदु हैं। अगर ये सब चीजें लोगों को कोई लाभ पहुंचाती हैं तब ये किसी काम की हैं, अगर ये कोई हानि पहुंचाती हैं तो ये किसी काम की नहीं है। सारे शास्त्र, सारे संविधान लोगों के लिए होते हैं, है ना, लोगों के ऊपर नहीं होते कि संविधान और शास्त्र ये हैं और लोगों को फिट करने में लगे हैं उसके अंदर कि लोग तो ऐसे हैं नहीं, इनको फिट करो, चलो इनका हाथ एक लंबा है, 6 इंच हाथ काटो, 6 इंच पैर काटो और फिट करो इसमें। जैसे वो आर्मी की भर्ती होती है ना, तो उसमें वो एक पैमाना रख देते हैं कि इतनी हाइट हमें चाहिए और जिसकी हाइट उसके नीचे होती है उसको निकाल के बाहर करते, चलो तुम आर्मी के लायक नहीं हो, चलो तुम आर्मी में जा सकते हो, है ना, इस तरह की छटनी करते हैं। तो संविधान तो सबके लिए होता है, संविधान तो ऐसे होता नहीं कि इतनी हाइट वाले के लिए है और इतनी हाइट वाले के लिए नहीं। तो संविधान को उस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए कि वो सबके लिए हो। इस संविधान में एक ढंग की बात यह है कि उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। कम से कम उसने ऐसी रुकावट नहीं डाल दी कि नहीं भाई साहब, आगे आने वाली पीढ़ी अपने हिसाब से उसे नहीं बदलेगी। तो जो लोग बोल रहे हैं कि संविधान बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा ही बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं कि वेद एकदम ठीक है, कुरान एकदम ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, और फिर कोई लाभ भी नहीं पा रहे हैं, फिर रो भी रहे हैं, फिर सालों से मीटिंग्स भी करते आ रहे हैं कि लोग एकजुट नहीं हो रहे, लोग एकजुट नहीं हो रहे। क्यों लोग एकजुट हों? जब संविधान ठीक है तो किस बात के लिए एकजुट हों? तो संविधान ठीक है तो फिर इसका मतलब जो परिणाम आ रहे हैं सब ठीक ही है, फिर चिल्लाने की क्या? नहीं, लोग ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर ये संविधान लोगों के हिसाब से नहीं है। अगर जो लोग इसे चला रहे हैं वो लोग ठीक नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो संविधान लिखा हुआ है ये कम से कम उन लोगों के हिसाब से तो नहीं है। फिर ये लोग तो कोई विजातीय हो गए, कोई और हो गए, कोई, है ना। ये ऐसे ही जैसे पुराने वेदों इत्यादि में कथाएं आती हैं पुराने धर्म ग्रंथों में कि देवता और राक्षस होते थे और देवताओं ने अपना संविधान लिखा देवताओं के हिसाब से और वहां राक्षसों के हिसाब से वो संविधान ठीक नहीं पड़ता था। तो राक्षस लोग हमेशा देवताओं के साथ लड़ते रहते थे कि भाई साहब तुमने जो ये सब नियमावली लिखी है तो तुमने अपने फायदे में लिख रखी है, हमारा तो इसमें कोई फायदा दिख नहीं रहा है ना। जैसे अभी ये देख रहे हैं, अभी बहुजन समाज देख रहे हैं कि अभी जो संविधान है वो 10% लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, 90% को लाभ पहुंचा नहीं रहा है, और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं संविधान तो ठीक ही है। तो ऐसे ही अगर वो राक्षस लोग बोलते कि हाँ संविधान तो तुम्हारा ठीक है देवताओं, लेकिन तुम जो है ना इसे ठीक से चला नहीं रहे हो, और फिर बोलते कि नहीं हम आगे चलाएंगे, जबकि राक्षसों के राज्य भी थे, वहां भी कोई संतुष्ट नहीं था। कहानियों में मैं बता रहा हूं, ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे प्रकार के संविधान हैं, नहीं है कोई आदमी संतुष्ट। बहुत सारे प्रकार के ये शास्त्र हैं, नहीं कोई पढ़ता है, नहीं किसी को नहीं लगते कि ये कोई काम के। कोई पढ़ता भी है तो बस स्वर्ग में जाना है वहां की बात करते हैं, यहाँ के लिए कोई नहीं पढ़ता। वेद पढ़ के यहाँ क्या फायदा मिल जाएगा, कोई बताए आके,
कुरान पढ़ के यहां क्या फायदा मिल जाएगा, कोई बताए आके। बाइबल पढ़ के यहां क्या फायदा मिल जाएगा, कोई बताए आके। इसका मतलब है कि ये सब ग्रंथ ये इस दुनिया के लिए नहीं है। चलो इन्होंने संविधान बनाया कि हाँ भाई ये सब धर्म ग्रंथ तो इस दुनिया के लिए है नहीं है, वो तो मरने के बाद की बात करते हैं ज्यादातर। तो चलो भाई फिर इन्होंने संविधान बना लिया। अब संविधान तो कम से कम यहाँ के लोगों के हिसाब से बनाओ कि जैसे लोग हैं वैसा संविधान, और इन फ्यूचर में जैसे लोग हो जाएंगे उन्हें यह अधिकार हो कि वो उसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकें। वहां कोई एक खड़ा होकर आदमी ये ना बोले कि संविधान तो एकदम ठीक है, नहीं बदलो, ऐसा करके ना बोले। पर ये दोनों बातें बोलते चले जाते हैं, दोनों विरोधी बातें, विरोधाभासी। एक तरफ बोलते चले जाते हैं कि संविधान एकदम ठीक है, और दूसरी तरफ बोलते चले जाते हैं कि संविधान हमें संसद में पहुंचा नहीं रहा है, और इसके लिए लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं कि तुम हमें वोट नहीं कर रहे हो, या अपने ऊपर ही ठीकरा फोड़ लेते हैं कि हमारे पास कोई नीतियां नहीं है। तो मैं ये समीक्षा करके आपको इसलिए बताना चाहता था कि हमें हर बात पे खुला होना चाहिए, संविधान पर भी खुले में विचार होना चाहिए, लोगों पर भी खुले में विचार होना चाहिए, है ना, जिसकी अभी बहुत कमी देखी जाती है। इस मीटिंग में मैं गया तो वहाँ सभी को, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, ऐसे 15 मिनट ऐसे टाइम मिला। मुझे भी 15-17 मिनट टाइम मिला। तो मेरा वीडियो भी आपको आ जाएगा आगे, पहले आ गया होगा। तो इसके लिए खुला होना होगा। अगर हम पीछे की चीजों से बंध जाएंगे, ऐसा सोच के कि पीछे सब ठीक था ठीक था, जब सब ठीक था तो फिर लोगों को भी ठीक ही मान लो ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। अब परिणाम वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे हमें चाहिए, तो फिर खराब है। अब खराब कहाँ है, इसके लिए खुलो ना पूरे। ये मत बोलो ना कि ना ना संविधान पर तो भाई विचार नहीं करेंगे, वो तो भाई वेद हो गया, वो तो कुरान हो गया, है ना। अब लोग खराब हैं, बस लोगों को मार मार के हंटर ठीक करो, लोगों को उपदेश सुना सुना के ठीक करो कि लोगों को सेवा भाव होना चाहिए, लोगों में ये होना चाहिए, लोगों में वो। आपके बोलने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। जैसे साधु साधु लोग, मौलवी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो अपने उन लोगों को बोलेंगे कि भाई देखो सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, है किसी का माल नहीं हड़पना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, और लोग मान लेंगे। आज तक माने हैं क्या? नहीं माने। सारे अपराध धरती पर एग्जिस्ट कर रहे हैं हजारों सालों से, जब जब से भी इतिहास है हमारे पास। इनके किसी के बोलने से धरती ऐसी नहीं हुई अभी तक कि जहां आदमी जो है वो बिना किसी डर के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के जीवन जिए, कहीं आए जाए रहे। आज तक हुआ ही नहीं ऐसा। और उसके बावजूद रट लगाए रहते हैं कि कुरान ठीक है, बाइबल ठीक है, वेद ठीक हैं। वो आदमी ही खराब है, बस सारी खराबी आदमी में ही जो है देखते रहते हो, उसमें अपने आप को छोड़ देते हो, ये बोल के कि मैं सारे लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं कि सारे लोग खराब है। तो अपने आप को छोड़ जाते, क्योंकि सारे को बोलेंगे फिर तो खुद पे भी सवाल उठ जाएगा। अच्छा बताओ भी क्या खराबी है आप में। इनसे पूछें भी हम कि अच्छा आदमी में क्या खराबी दिख रही है, कौन आदमी है जिसमें आपको खराबी दिख रही है, वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो ये उसमें खराबी है, या तुम्हारे पास कुछ है नहीं ऐसा जिसमें तुम्हारा साथ दे, तुम में खराबी कैसे तय करो। तो इसके लिए भी खुले में चर्चा होनी जरूरी है, जिसके ऊपर ये चर्चा नहीं करते। अभी जो वहां ये सब इकट्ठे हुए थे, ये सब इकट्ठे हुए थे कि 1-1.5-2 महीना है इलेक्शन में, भाई कौन खड़ा होने वाला है वो बताओ हमारी ओर से, और बस और कुछ बात नहीं करेंगे। मैंने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, खाली इलेक्शन से 2 महीने पहले आप खड़े होके और इससे हल हो जाएगा। अरे ये तो पूरे 5 साल आप सेमिनार करो, इन सभी संगठनों के लोगों को बुलाओ, लंबी लंबी चर्चाएं करो, हर आदमी को घंटा 1.5 घंटे का समय दो कि वो अपनी बात रखे, उस पर फिर प्रश्न उत्तरी हो, चर्चा हो, तब ना ये बात निकल के आएगी कि किसमें क्या खराबी है, और वो खराबी है तो क्यों है, उसके क्या कारण है, उसका क्या निवारण कर सकते हैं। तब ना ऐसा डिटेल में होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने लोगों को बुला लिया, 5-5 मिनट दे दिया, सबने बोल लिया और फिर बस हो गया। ऐसे होता है क्या कोई?
तो इस प्रकार के जितने भी हैं, हालांकि एक ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि सभी संगठनों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया नहीं है ऐसी जिसमें सभी संगठन के लोग एक साथ हो जाएं। अगर आप सभी संगठन के लोगों को उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दोगे और उस पर पूरा बाकी लोगों को एनालिसिस सवाल पूछने का मौका नहीं दोगे, तो ये बात कभी स्पष्ट नहीं होगी कि किसके विचार में दम है और किसके विचार में दम नहीं है। जब विचार का ही सिलेक्शन नहीं होगा तो हर आदमी अपने अपने विचार को पकड़े रहेगा। वहां 100 संगठन भी इकट्ठा हो गए, मतलब लोग आ गए, सब अपने अपने विचार को पकड़े रहेंगे, क्योंकि किसी भी विचार का तो कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला कि ये जो 100 लोग 100 विचार पकड़े बैठे हैं, इनमें से किसका विचार सही है और किसका गलत है। तो जब विचार का ही नहीं पता चल रहा है किसका सही है और किसका गलत है, तो लोगों को किस विचार के साथ इकट्ठा कर लो, फिर तो लोगों के ऊपर है। अब जिनको जो विचार अच्छा लगने लगे वो उनके साथ लग जाते हैं। विचार का एनालिसिस तो आप कर नहीं रहे, विचार का पोस्टमार्टम तो कर नहीं रहे, जो कि सबसे पहले करना चाहिए। यूएलएम जो है, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, हम यहाँ हर विचार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति उस विचार को लेकर आता है उस पर खूब कड़े कड़े सवाल पूछे जाते हैं और उसका पोस्टमार्टम होता है। आप भी चाहें कि आपके विचार का पोस्टमार्टम हो, आपके विचार में कितनी सार्थकता है या कितनी कमी है, अगर आपको अपने विचार को जचवाना है, आपको अपने विचार पे भरोसा है, तो आप हमारे यहाँ वक्ता के रूप में ऑनलाइन आ सकते हैं और आपको यहाँ पर्याप्त समय मिलता है, 1 घंटा मिलता है हमारी ओर से। किसी को लगे कि और भी ज़्यादा चाहिए तो और भी ज़्यादा मिल जाता है, पर स्टैंडर्ड टाइम हमने 1 घंटा बना रखा है। 1 घंटा नॉन स्टॉप बिना किसी रुकावट के मिलता है, वो भी किसी एक ही टॉपिक के लिए, कि उनके अपने जो एजेंट हैं उनमें से कोई भी एक टॉपिक ले आए। 10 टॉपिक रखने की जरूरत नहीं 1 घंटे में, क्योंकि ढंग से नहीं रख पाओगे। कोई भी एक जो सबसे सटीक टॉपिक हो वो रखिए। उसके बाद प्रश्नोत्तरी होती है, वो चाहे 2 घंटे चले, 3 घंटे चले, 4 घंटे चले, जब तक लोग सवाल पूछते जाते हैं, जब तक वो उसका पोस्टमार्टम होके किसी निर्णय पर ना पहुंच जाए, तब तक वो चर्चा चलती है। अगर ज्यादा लंबी हो जाए तो उसे एडजॉर्न भी हम कर लेते हैं कि चलो अब बाकी की चर्चा नेक्स्ट टाइम होगी, और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वक्ता को भी एहसास हो जाता है कि उसके आइडिया में अगर कमियां हैं तो कितनी कमियां हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं, तो उसे उस पर काम करने का मौका मिलता है। वो ऐसे ही नहीं बैठा रहता अपने आइडिया को लेके कि मेरा तो सब ठीक है। और लोगों को भी पता चल जाता है कि इनके आइडिया में कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो अपना आइडिया ठीक करेगा और ठीक करके फिर आएगा। माने संशोधन स्टार्ट हो जाएंगे विचारों के अंदर। नहीं तो हर आदमी विचार लेके बैठा है, कोई गांधी जी का ही विचार लेके बैठा है, 70-80 साल पुराना विचार लेके बैठा है। अरे भाई, तब से नदियों में कितना पानी बह गया, तब का विचार आज कहां काम करेगा। आज के विचारों की जरूरत है, आज के लोगों के हिसाब से, जैसे लोग आज हैं उस तरह के विचार की जरूरत है। अगर उस तरह का विचार है तो चलेगा। 70 साल पुराने विचार में अब कोई जान नहीं है। वो करोड़ों लोग उसमें से जी के जा चुके 70 साल में, वो हो गया, वो एब्सोल्यूट हो गया, वो गया काम से। अब आज के हिसाब से विचार चाहिए। अगर कोई आदमी इस पर रख पाएगा तो इसलिए जैसे हम भी लोग एक विचार रख रहे हैं, तो उसे हम लोग रख रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं आके, और पूरी आज़ादी है। हर आदमी को हम लोग एक पूरा घंटा भर देते हैं कि अगर इसमें से कोई वो कमी निकाल पाए, कुछ निकाल पाए तो निकालें। उनके साथ घंटों चर्चा होती है। अभी कुछ दिन पहले राम बच्चन जी के साथ में 4-5 घंटे चर्चा हुई। वो कोई कमी निकालने के लिए आए थे, पर वो उसको कमी नहीं सिद्ध कर सके। तो उसी प्रकार से यहाँ सब ये चर्चाएं लगभग डेली या एक आध दिन छोड़ के चलती रहती है। हमारे यहाँ शाम को 8 बजे से शुरू हो जाती चर्चा, चलती रहती है। तो आप भी चाहें तो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं जी, चाहे श्रोता के रूप में, चाहे वक्ता के रूप में, चाहे प्रश्नकर्ता के रूप में। यहाँ सब उपलब्ध है और ये सब फ्री है, ऑनलाइन है। आपको कहीं आना नहीं, जाना नहीं, जहाँ भी आप रहते हैं वहीं से इसमें भाग ले सकते हैं जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए, और आशा है कि इस पर आप सब विचार करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।